प्यार भरा नमस्कार। प्यारे विद्यार्थियों, आज अपन 1000 कुंडों यानी कि 1000 जनरल साइंस के प्रश्नों के बारे में अध्ययन कर रहे थे और मैंने इस प्रक्रिया को 1000 कुंडों का महायज्ञ नाम दिया था। एपिसोड फर्स्ट यूट्यूब पे डाल दिया गया है, आपने देखा भी है, खूब अच्छा प्यार दिया है, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप बहुत अच्छे से उस वीडियो को शेयर भी किए हैं। आज अपन एपिसोड सेकंड लेकर के आ रहे हैं और इसमें विशेषकर आज अपन फिजिक्स के प्रश्नों के बारे में चर्चा करेंगे, जो हर प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। ये मिशन इंस्टीट्यूट में मैं ऑफलाइन कक्षाओं के अंदर जनवरी के अंदर पढ़ा रहा था, वहाँ का ये पिक है और इसमें मैं अदिश और सदिश राशियों वाला चैप्टर था। ये रीट लेवल सेकंड साइंस मैथ का बैच है, वो पिक आपको यहाँ पर दिखा रहा हूँ मैं। अपन आगे बढ़ते हैं। प्यारे विद्यार्थियों, क्वेश्चन नंबर 26। सर ये क्या है? क्वेश्चन 1 से 25 कहाँ गए, डायरेक्ट 26 क्यों? नए विद्यार्थी ये बात सोच रहे होंगे, पहले वाले नहीं, क्योंकि महायज्ञ का एपिसोड फर्स्ट यूट्यूब चैनल पर डाल दिया गया है। वहाँ से आप उस फर्स्ट एपिसोड को देखें, 1 से 25% तक वहाँ पर मिलेंगे, वहाँ आपको आसानी से मिलेगा। और मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी इसका लिंक डाल दूंगा 1 से 25 क्वेश्चनों का। एपिसोड नंबर 2 स्टार्ट करते हैं, क्वेश्चन नंबर 26, वेरी इंपॉर्टेंट। चलिए, ध्वनि का वेग सबसे ज्यादा होता है। बहुत अच्छा प्रश्न है और कई बार परीक्षाओं में आते रहते हैं। जो साउंड होती है, इस साउंड का वेग सबसे ज्यादा किस में होता है? तो प्यारे विद्यार्थियों, ऐसे प्रश्न परीक्षा में इस वजह से दिए जाते हैं ताकि भीड़ ज्यादा से ज्यादा कटे। ध्वनि का वेग सबसे ज्यादा पूछता है तो कुछ विद्यार्थी जल्दबाजी में निर्वात करते हैं। प्यारे विद्यार्थियों, निर्वात में तो सबसे ज्यादा वेग होता है प्रकाश का, ना कि ध्वनि का, क्योंकि निर्वात में तो ध्वनि का वेग शून्य होता है, शून्य, क्योंकि निर्वात में कोई मीडिएटर नहीं होता है और जहाँ माध्यम नहीं होता है वहाँ पर ध्वनि चल ही नहीं सकती है। इसलिए निर्वात में ये ऑप्शन तो हो गया गलत। निर्वात में ध्वनि का वेग होता है 0 मीटर प्रति सेकंड। जल में होता है, जल में खैर अलग अलग होता है, आसूत जल के अंदर और सादा जल में 1483 मीटर प्रति सेकंड, 1583 मीटर प्रति सेकंड सादा जल में, आसूत में 1483 मीटर प्रति सेकंड, इस्पात के अंदर 5130 मीटर प्रति सेकंड। तो यहाँ पर ऑप्शन की कंडीशन देखो, ध्वनि का वेग सबसे ज़्यादा, निर्वात में शून्य हो गया, जल में मैंने आपको बोला 1400 वाली रेंज, इस्पात में 5130। तो यहाँ ऑप्शनों के अनुसार ध्वनि का वेग सबसे ज़्यादा किस में होगा? इस्पात में। याद रखना, यदि इसमें एल्यूमिनियम और होता तो एल्यूमिनियम में ही होता है ध्वनि का वेग सबसे ज़्यादा, लेकिन अधिकतर बच्चे इस्पात को रट के रखते हैं। ध्वनि का वेग सबसे ज़्यादा होता है 6420 मीटर प्रति सेकंड एल्यूमिनियम में। किसमें होता है? एल्यूमिनियम में। ये बात आप याद रखना है। लेकिन यहाँ ऑप्शन के अनुसार अपन बात करें, ध्वनि का वेग सबसे ज़्यादा होता है तो इस्पात। चलो, क्वेश्चन नंबर 27। शुद्ध जल का क्वथनांक फ़ारेनहाइट स्केल में होता है। जो शुद्ध जल है उसका क्वथनांक का मतलब बॉइलिंग पॉइंट। ये बॉइलिंग पॉइंट फ़ारेनहाइट स्केल में क्या होता है? तो देखो, जल का क्वथनांक, बॉइलिंग पॉइंट, जल का क्वथनांक होता है 100 डिग्री सेल्सियस। सेल्सियस के पैमाने में तो होता है 100 डिग्री, लेकिन ये पूछ रहा है फ़ारेनहाइट। तो 100 डिग्री सेल्सियस को अपन फ़ारेनहाइट में कन्वर्ट करते हैं तो आता है 212। तो इसका राइट आंसर होगा 212। तो शुद्ध जल का क्वथनांक फ़ारेनहाइट स्केल में पूछे तो 212 और सेल्सियस में पूछे तो 100 डिग्री सेल्सियस होता है अपने पास में, और केल्विन में पूछे तो 373 केल्विन होता है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 28। अच्छा क्वेश्चन है। पारा का हिमांक बिंदु होता है, जो पारा, मरकरी, इसको एच जिसे अपन डिनोट करते हैं, इसका हिमांक बिंदु फ्रीजिंग पॉइंट, यानी कि पारा कितने टेम्परेचर पर जम जाता है,
तो इसका -39 डिग्री सेल्सियस। इस टेम्परेचर पर पारा जम जाता है, इसका फ्रीजिंग पॉइंट है, याद रखना। 39 डिग्री सेल्सियस आपकी याद हो तो फटाक से आप फर्स्ट के टिक मत लगा देना, माइनस देखना इसमें, नेगेटिव। आगे बढ़ते हैं। एक फैदम किसके बराबर होता है? ये देखो इकाइयाँ हैं, मेजरमेंट का जो टॉपिक होता है उसमें मैं बच्चों को पढ़ाता हूँ। एक फैदम किसके बराबर होता है? फैदम के द्वारा समुद्र की गहराई मापी जाती है। समुद्र की गहराई, मैं बोल रहा हूँ गहराई। एक फैदम बराबर होता है 6 फुट। इंच की साइड में गया, ये गलत है। एक फैदम बराबर होता है 6 फुट। याद रखना, एक फैदम किसके बराबर होता है? 6 फुट के। फैदम कहाँ काम में लेते हैं? समुद्र की गहराई मापने में। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 30। बर्फ को जल में डालते ही प्रभाव पड़ेगा, किसकी बात कर रहा है? आयतन में। तो याद रखना, बर्फ से संबंधित बहुत सारे प्रश्न बनते हैं। बर्फ को जल में डालते ही प्रभाव पड़ेगा, आयतन बढ़ेगा। डालते ही आयतन बढ़ेगा, डालते ही आयतन बढ़ेगा। किसका? जल का आयतन बढ़ेगा। इसका राइट आंसर हो गया फर्स्ट। और बर्फ में बर्फ को जल में डालने के बाद संपूर्ण पिघल जाती है बर्फ, तो आयतन अपरिवर्तित रहता है। बर्फ को जल में डालते ही आयतन बढ़ता है, बर्फ के संपूर्ण जल में पिघलने पर आयतन अपरिवर्तित रहता है। आगे बढ़ते हैं। लिफ्ट का आविष्कार किसने किया? लिफ्ट बेयर्ड ने नहीं किया, टेलीविजन का किया था। फेराडे डायनामो का किया था। एडिसन, इसने भी नहीं किया। ओटिस। तो लिफ्ट का आविष्कार किसने किया? ओटिस ने। तो इसको याद रखने का तरीका ऐसे याद रखना, लिफ्ट उठी, लिफ्ट लिफ्ट ओटी, लिफ्ट ओटी, और मैं यहाँ पर बोल रहा हूँ लिफ्ट हुठी, लिफ्ट हुटी, लिफ्ट हुटी, लिफ्ट ओटी, ऐसे याद रह जाएगा। आगे बढ़ते हैं। ट्रांसफार्मर किस सिद्धांत पर आधारित है? ट्रांसफार्मर किस सिद्धांत पर आधारित? चुंबकीय प्रेरण नहीं, स्वप्रेरण नहीं, अन्योन्य नहीं, विद्युत चुंबकीय प्रेरण। ट्रांसफार्मर और डायनेमो, ट्रांसफार्मर और डायनेमो का आविष्कार किया था फेराडे ने, और उस फेराडे ने एक सिद्धांत दिया, विद्युत चुंबकीय प्रेरण। तो ट्रांसफार्मर किस सिद्धांत पर आधारित है? विद्युत चुंबकीय प्रेरण। इसके साथ ही आप याद रखना, डायनेमो भी किस सिद्धांत पर आधारित है? विद्युत चुंबकीय प्रेरण। आगे बढ़ते हैं। 1 लीटर कितने गैलन के बराबर होता है? अच्छा क्वेश्चन है, कई बार परीक्षा में आता रहता है। 1 लीटर कितने गैलन के बराबर होता है? गैलन तरल पदार्थों की मापक इकाई। तो 0.4226। आप भी सोचा करो, देखिए इसका जवाब क्या हो सकता है? 0.1642 नहीं, 0.2642। बताओ अब इन दोनों में से कौन सा होगा? अब बताओ कौन सा होगा? अब तो आप जरूर बता देंगे सर, थर्ड होगा पक्का, 100%, 200%। 1 लीटर 0.2642 गैलन के बराबर होता है। याद रखना, 1 गैलन कितने के बराबर होता है? 0.2642। आगे बढ़ते हैं। दूरी मापने की सबसे छोटी इकाई। फटाक से जवाब मत देना, दूरी मापने की सबसे बड़ी नहीं पूछ रहा है, सबसे छोटी पूछ रहा है। दूरी मापने की सबसे छोटी इकाई पूछ रहा है, ना कि बड़ी। पारसेक तो सबसे बड़ी है, बड़ी, और एंटो सबसे छोटी है। दूरी मापने की सबसे छोटी इकाई पारसेक दूरी का मेजरमेंट है, प्रकाश वर्ष भी दूरी का मेजरमेंट है, मीटर भी दूरी का मेजरमेंट है, एंटो भी दूरी का मेजरमेंट है, सारे ही दूरी के मात्रक हैं। लेकिन दूरी मापने की सबसे छोटी इकाई, दूरी मापने की सबसे छोटी इकाई क्या होगी? एंटो। आगे बढ़ते हैं। जब प्रकाश वायु से कांच में जाता है तो इसकी वेव्स लेंथ, तरंग दैर्ध्य पर क्या प्रभाव पड़ता है? सोचिए क्या होगा इसका जवाब। वायु से कांच में,
अच्छा, सबसे पहले ये बताओ, प्रकाश की चाल वायु में ज़्यादा होगी कि कांच में? तो प्रकाश की चाल वायु में होगी ज़्यादा और कांच में होगी कम। यानी कि फर्स्ट नंबर प्रकाश की चाल ज़्यादा किस में होगी? वायु में। सेकंड नंबर किस में होगी? कांच। वायु में प्रकाश की चाल वही जो वैक्यूम निर्वात में मापनी गई है, 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड। हालांकि वायु में इतनी नहीं होती है, 2.96 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड समथिंग। कांच में होती है प्रकाश की चाल 2.0 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड। तो सीधी सी बात है कि वायु में प्रकाश की चाल ज़्यादा है, कांच में प्रकाश की किरण प्रवेश करने के बाद में चाल घट जाएगी और उसकी वेवलेंथ घट जाएगी, यानी कि तरंग दैर्घ्य घटती है। आगे बढ़ते हैं। हाइड्रोजन बम का आविष्कार किसने किया? अच्छा प्रश्न है, बहुत बार परीक्षा में आता है। तो ओटो हॉन नहीं भाई, ओटो हॉन ने तो परमाणु बम का आविष्कार किया था। एडवर्ड टेलर, मिल गया उत्तर। हाइड्रोजन बम का आविष्कार द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान एडवर्ड टेलर ने किया था। न्यूटन, न्यूटन ने नहीं। आर्किमिडीज नहीं। हाइड्रोजन बम का आविष्कार किसने किया? एडवर्ड टेलर। एक बात याद रखना, परमाणु बम और हाइड्रोजन बम, इन दोनों बम्बों में, परमाणु बम और हाइड्रोजन बम, इन दोनों बम्बों में सबसे ज़्यादा घातक जो बम होता है वो हाइड्रोजन बम होता है, बजाय परमाणु बम की। तो हाइड्रोजन बम का आविष्कार किसने किया? एडवर्ड टेलर ने। हाइड्रोजन बम आधारित है, प्यारे विद्यार्थियों, हाइड्रोजन बम आधारित है। तो हाइड्रोजन बम कौन सी अभिक्रिया पर आधारित है? नाभिकीय संलयन, नाभिकीय विखंडन, दोनों, उपरोक्त सभी। तो देखो, परमाणु बम में तो भारी तत्व होते हैं और हाइड्रोजन बम में हल्के तत्व, यानी कि हल्के नाभिक परस्पर संलयित होकर, संलयित आप समझ गए होंगे कि नाभिकीय संलयन अभिक्रिया, हाइड्रोजन बम नाभिकीय संलयन अभिक्रिया पर आधारित होता है। आगे बढ़ते हैं। परमाणु बम आधारित है, बहुत बार परीक्षा में आता है। परमाणु बम में भारी तत्वों के नाभिकों को यूज किया जाता है, तो उन भारी तत्वों के नाभिकों को हल्के टुकड़ों के अंदर तोड़ा जाता है, विखंडन किया जाता है। तो परमाणु बम किस पर आधारित है? नाभिकीय विखंडन। भारी तत्वों के नाभिकों का विखंडित होना, नाभिकीय विखंडन। मैं शॉर्ट डेफिनेशंस बोल रहा हूँ क्योंकि यहाँ पर मैं थ्योरेटिकल क्लास ले हूँ तो अच्छे से समझा पाऊँ, लेकिन यहाँ पर क्वेश्चन चल रहे हैं अपने। सूर्य की ऊष्मा पृथ्वी तक पहुँचती है चालन विधि से, संवहन से, विकिरण से, कोई नहीं। तो देखो, चालन विधि तो ठोसों में, ठोस पदार्थों का गर्म होना चालन विधि। ऊष्मा का एक स्थान से दूसरे स्थान तक स्थानांतरित होना ऊष्मा संवहनता कहलाता है, या ऊष्मा का स्थानांतरण कहलाता है। ऊष्मा का स्थानांतरण 3 विधियों से होता है, चालन, संवहन और विकिरण। अब अपन बात कर रहे हैं कि सूर्य की ऊष्मा पृथ्वी तक पहुंचती है, इसका जवाब अभी मैं आपको बताऊंगा, लेकिन उससे पहले मैं व्याख्या कर रहा हूँ। ठोस पदार्थ गर्म होते हैं चालन विधि से, लिक्विड और अपने पास में गैस, ये एल है भाई, लिक्विड और गैस संवहन। और विकिरण के अंदर ये आते हैं, सूर्य की ऊष्मा पृथ्वी तक विकिरण विधि से पहुंचती है। तो इसका सही जवाब हो गया थर्ड, सूर्य की ऊष्मा पृथ्वी तक पहुंचती है, तो इसका सही जवाब होगा थर्ड, रेडिएशन के द्वारा। अपन ऐसे नहीं बोलते हैं कि यार रेडिएशन 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 का मतलब है विकिरण। तो सूर्य की जो हीट है वो पृथ्वी तक रेडिएशन मेथड के द्वारा पहुंच पाती है। इसमें रेडिएशन मेथड में क्या है कि मीडिएटर नहीं होता है, माध्यम की कोई जरूरी नहीं होती इसके अंदर। इसी वजह से तो फिर निर्वात में भी तो गमन होकर के आती है। आगे बढ़ते हैं। आयतन कैसी राशि है? सोचिए, सदिश, अदिश, प्रदिश, उपरोक्त सभी। तो देखो, राशियां 3 प्रकार की होती हैं, सदिश, अदिश, प्रदिश। प्रदिश राशियां एमएससी के अंदर कुछ टॉपिक्स होते हैं इनके, वैसे बीएससी तक तो सदिश अदिश ही अपन पढ़ते हैं। आयतन कैसी राशि है, यानी कि वॉल्यूम कैसी राशि है?
तो देखो सदिश में तो डायरेक्शन चाहिए और माप होती है। अदिश के अंदर अपने पास में डायरेक्शन हो ऐसी कोई जरूरी नहीं है। तो वॉल्यूम। तो देखो प्यारे विद्यार्थियों, राशि तीन प्रकार की होती है, सदिश, अदिश, परदिश। सदिश जिसमें डायरेक्शन हो और माप भी हो, यानी कि परिमाण हो। अदिश में डायरेक्शन की जरूरी नहीं है लेकिन परिमाण होता है। परदिश ये तो दोनों का कॉमन उपनिष्ठ है। तो आयतन में डायरेक्शन नहीं होती है, केवल इसका परिमाण होता है, यानी कि इसकी माप होती है, इसकी क्वांटिटी होती है, मात्रा होती है। ए दिश जिसमें दिशा की आवश्यकता नहीं हो। तो आयतन में वॉल्यूम जो होता है इसमें डायरेक्शन की जरूरी नहीं है, इसलिए आयतन कैसी राशि है, तो इसका सही जवाब होगा अदिश राशि। आयतन कैसी राशि है? अदिश। आगे बढ़ते हैं। पानी के ऊपर तेल की परत का चमकना, यानी कि जल के ऊपर तेल की कोई बूंद गिर जाए तो वे रंगीन चमकीली अपन को दिखाई देती है। ये प्रकाश की कौन सी घटना है? परावर्तन? नहीं भाई, परावर्तन की वजह से नहीं दिखाई देती है, क्योंकि इसके अंदर आवर्ती और तरंगों की संबंधित घटना परावर्तन से रिलेटेड नहीं है। ये अपवर्तन नहीं है, पूर्णांतरिक नहीं है, व्यतिकरण। व्यतिकरण भी दो प्रकार के होते हैं, समपोषी व्यतिकरण और विषमपोषी व्यतिकरण। लेकिन यहाँ पर आप इस क्वेश्चन को ऐसे समझें कि पानी के ऊपर तेल की परत का चमकना किस घटना पर आधारित है? व्यतिकरण। इस क्वेश्चन को इस रूप में भी दे सकते हैं कि जल की सतह पर तेल की बूंदों का रंगीन दिखाई देना या चमकना तो प्रकाश की व्यतिकरण की घटना है। आगे बढ़ते हैं। वैसे ये व्यतिकरण वाला क्वेश्चन राजस्थान पुलिस के पिछले पेपरों में आया हुआ भी है। अदिश राशि का उदाहरण नहीं है। अच्छा क्वेश्चन है, सब अ से स्टार्ट है, लेकिन अच्छे से समझना है। देखो अदिश राशि याद रखना, अदिश राशि आ से स्टार्ट होती है अधिकतर। ये आपके लिए ट्रिक है, एक तरह से समझ लीजिए। अदिश राशि का उदाहरण नहीं है। आवेश अदिश राशि है, नहीं पूछ रहा है तो यहाँ क्रॉस वाला चिन्ह देख लेना। आवर्ती अदिश है, आवर्तकाल अदिश है, लेकिन वेग सदिश राशि है। और सदिश राशियों के कोई भी शब्द। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 43 विमीय सूत्र MLT। विमीय सूत्र MLT, मैं इसको क्लास में बच्चों को पढ़ाता हूँ, तब इसको मजाक में ऐसे बताता हूँ, MLT का मतलब है मम्मल्टी। और इससे क्या तात्पर्य है, इसकी एक स्टोरी के माध्यम से मैं पूरे चैप्टर को समझाता हूँ, लेकिन यहाँ पर उसमें टाइम ज़्यादा वेस्ट हो जाएगा। एम का अर्थ क्या है? देखो एम, एल और टी। तो आप देखो एम का मतलब तो है मास, यानी कि द्रव्यमान, और एल का मतलब है लेंथ, यानी कि लंबाई, और टी का मतलब है टाइम, यानी कि समय। एक बार और देखो, वी में सूत्र MLT। एम का मतलब मास, एल का मतलब लेंथ लंबाई, टी का मतलब टाइम। अब देखो एम का अर्थ है, तो यहाँ पर बहुत सारे बच्चे, लाखों बच्चों में से कई बच्चे इसका जवाब दे देते हैं एम का मतलब बिना सोचे समझे मीटर। जबकि यहाँ MLT जो वीबीए सूत्रों को अपन डिनोट करने का तरीका है, उसमें एम से शाब्दिक अर्थ होता है मास, यानी कि द्रव्यमान। इसका राइट आंसर होगा द्रव्यमान। एल का मतलब है लेंथ लंबाई, एम, एल और टी ऐसे होते हैं। वी में सूत्र कहते किसे हैं? किसी भी राशि को, एक तरह से किसी भी राशि को उसकी क्वांटिटी यानी कि संख्या को घातीय रूप में डिनोट करना या प्रदर्शित करना, उसका विमेय सूत्र का रूप कहलाता है। तो यहाँ एम का मतलब हो गया द्रव्यमान, एल का लेंथ, टी का टाइम। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन 40। क्वेश्चन नंबर 44, सबसे अधिक वेदन क्षमता होती है, यानी कि सबसे ज़्यादा हाई स्पीड कौन सी अपने पास रे हैं, किरणें हैं, उनकी होती है? अल्फा, बीटा, गामा, नन ऑफ दीज, यानी कि इनमें से कोई नहीं।
तो सबसे अधिक वेदन क्षमता होती है प्यारे विद्यार्थियों गामा किरणों की। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 45। यांत्रिक ऊर्जा मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिक एनर्जी में ट्रांसलेट करने वाला यहाँ पर कौन सा उपकरण है या डिवाइस है या युक्ति है? विद्युत मोटर, विद्युत सेल, डायनेमो, हारमोनियम। तो देखो, विद्युत मोटर तो प्यारे विद्यार्थियों विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलती है। अच्छे से सुनते रहना। विद्युत मोटर तो विद्युत आती है मोटर में और फिर घूमती है विद्युत चुंबकीय प्रेरण सिद्धांत के आधार पर, फिर उसके बाद में मैकेनिकल एनर्जी बनती है। विद्युत सेल में रासायनिक ऊर्जा विद्युत ऊर्जा में ट्रांसलेट होती है और डायनेमो में यांत्रिक ऊर्जा विद्युत ऊर्जा में। डायनेमो में यांत्रिक ऊर्जा कौन सी ऊर्जा में बदलती है? विद्युत ऊर्जा में। तो जो बात प्रश्न पूछा है उसका जवाब अपन दे चुके। यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है, तो इसका सही जवाब होगा डायनेमो। अच्छा, हारमोनियम कोई क्यों छोड़े, इसकी भी बात कर लेते हैं। हारमोनियम यांत्रिक ऊर्जा को ध्वनि ऊर्जा में बदलता है। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 46। लंबाई का मूल मात्रक है। लंबाई का मात्रक है ऐसे नहीं बोल रहा है, ये पूछ रहा है लंबाई का मूल मात्रक, यानी कि जो इसका मेन जो मेजरमेंट है, जो फ्रांस के सेवरिस अंतर्राष्ट्रीय मापतोल संस्थान के आधार पर तय किया हुआ है, उसकी बात कर रहा है। लंबाई का मूल मात्रक सेंटीमीटर नहीं है, फुट नहीं है, न नौतीज नहीं, ऊपर इसका उत्तर है मीटर। मीटर लंबाई का एसआई मात्रक भी बोल सकते हैं इसको, या एमकेएस मात्रक भी बोल सकते हैं, जबकि सेंटीमीटर इसका सीजीएस मात्रक है, सीजीएस, और फुट इसका एफपीएस पद्धति में मात्रक है। लेकिन एसआई मात्रक या मूल मात्रक या एमकेएस मात्रक लंबाई का मीटर है। आगे बढ़ते हैं। हीरे का अंधेरे में चमकना। प्रश्न को सही तरीके से पढ़ना और फिर अच्छे से जवाब देना बहुत इंपॉर्टेंट। हीरे का अंधेरे में चमकना प्रकाश की किस घटना पर आधारित है? इस प्रश्न को 1,00,000 में से 99% फटाफट उत्तर देंगे। आप भी देखो क्या उत्तर होता है, क्योंकि यह प्रश्न सभी को आता है। हीरे का अंधेरे में चमकना, तो आप इसका पूर्ण आंतरिक परावर्तन दे रहे हैं जवाब, या अपवर्तन दे रहे हैं, या परावर्तन दे रहे हैं, या नहीं चमकता। तो ऐसे प्रश्नों में लैंग्वेज को ध्यान रखना चाहिए। आपके फटाक से पूर्ण आंतरिक परावर्तन जवाब आ रहा है हीरे का चमकना, लेकिन ये ऑप्शन की लैंग्वेज के अनुसार गलत है। अपवर्तन गलत है, परावर्तन गलत है, क्योंकि हीरे का अंधेरे में चमकना, अंधेरा शब्द ही अंधेरे में चमकना, अंधेरा तभी होता है जब प्रकाश नहीं होता। तो हीरे का अंधेरे में चमकना, तो ऐसी कंडीशन में हीरा नहीं चमकता है। देखो है ना अच्छा क्वेश्चन। तो ऐसे प्रश्न हो, हीरे का चमकना तो पूर्ण आंतरिक परावर्तन, टोटल इंटीरियर रिफ्लेक्शन TIR है। लेकिन हीरे का अंधेरे में चमकना, मैंने यहाँ पर लिखा भी है, टाइप करते समय रोचक है, ध्यान से ये बात गिरधर बोल रहा है। तो हीरे का अंधेरे में चमकना, तो इस प्रकार का ऑप्शन और इस प्रकार की लैंग्वेज हो तो नहीं चमकता। फिर बोलो प्रकाश की किस घटना पर आधारित? अरे सभी ये प्रकाश के पूर्ण आंतरिक परावर्तन, प्रकाश का परावर्तन, प्रकाश का अपवर्तन, प्रकाश की घटनाएं प्रकाश के बिना नहीं हो सकती है भाई। आगे बढ़ते हैं। प्रकाश की चाल सर्वप्रथम ज्ञात की। प्रकाश की चाल सबसे पहले न्यूटन ने ज्ञात की थी कि आइंस्टीन ने, रोमर ने, हाइगन ने? तो प्रकाश की चाल सबसे पहले ज्ञात की थी प्यारे विद्यार्थियों रोमर जी ने। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 49। ध्वनि तरंगे हैं, ये प्रश्न पिछली बार रीट में भी आया था, रीट लेवल 2 साइंस मैथ वालों के, यानी कि वेव्स ऑफ व्हाट इज वेव्स ऑफ साउंड, यानी कि ध्वनि तरंगे क्या है, ध्वनि तरंगे हैं, ये समझिए। तो ध्वनि तरंगे प्यारे विद्यार्थियों अनुप्रस्थ, अनुदैर्घ्य, एक्सरे, नैनोप्तीज। तो अनुप्रस्थ नहीं होती है, अनुदैर्घ्य, एक्सरे। तो ध्वनि तरंगे होती है अनुदैर्घ्य तरंगे। कौन सी तरंगे होती है? अनुदैर्घ्य, यानी कि ध्वनि एक प्रकार की अनुदैर्घ्य प्रगामी तरंगे हैं। लास्ट 50।
घड़ी की चाबी में संचित ऊर्जा है, ये ऐसा ही 2011 में भी आया हुआ प्रश्न है, बहुत बार आता रहता है, क्लास में भी बच्चों को बताता रहता हूँ। घड़ी की चाबी में संचित ऊर्जा, तो देखो घड़ी की चाबी के अंदर ऐसे बोलते हैं ना गाँव में या सादा भाषा में कि भाई आज तो घड़ी की चाबी है जो भरनी पड़ेगी। तो चाबी भरते हैं अपन तो उसमें स्थितिज और गतिज दोनों ऐड होती है एनर्जी, फिर वो बनाती हैं अपने पास में यांत्रिक ऊर्जा। लेकिन यहाँ पर बात है संचित तो एनर्जी बोल रहा है, घड़ी की चाबी में संचित कलेक्ट स्थितिज ऊर्जा होती है। संचित ऊर्जा कौन सी है? स्थितिज ऊर्जा। प्यारे विद्यार्थियों, आगे बढ़ते हैं। आगे वही बात, बेस्ट ऑफ लक ऑल कॉम्पिटिटिव स्टूडेंट्स, गुरु गिरधर सर के द्वारा। चैनल पसंद आए तो उसको सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, दोस्तों के साथ में शेयर करें। एपिसोड 3 कल आएगा, कमिंग सून, जो मैंने यहाँ पर लिखा है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। प्यारे विद्यार्थियों, आपके लिए मैं बहुत अच्छे से मेहनत करूँगा, लेकिन आप भी मेरे साथ में ज़बरदस्त मेहनत करें, अच्छे से मेहनत करें। मेरी दुआएं आप सबके साथ हैं। ज़्यादा से ज़्यादा इस मेरे चैनल को शेयर करें ताकि बहुत सारे विद्यार्थी इस चैनल से लाभान्वित हो और उनकी परीक्षाओं में प्रश्न मिलते रहें। ये मेरी दुआएं साथ है। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में नई ऊर्जा के साथ। थैंक यू।